एवरीवन। आज हम लोग एक नई एक्ट है जिसका नाम है यूपी पंचायती राज एक्ट 1947। तो हम लोग इस एक्ट को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और इस एक्ट में हम लोग सबसे पहले एक बार ये देख लेते हैं कि इसका जो कंटेंट्स वगैरह हैं वो कैसे दिए रखे हैं। तो एक जनरल स्टेटमेंट से मैं आपको स्टार्ट करना चाहूँगा। चूंकि ये एक्ट 1947 में बनी हुई है, तो उस टाइम हम लोगों का जो कानून बनाने का तरीका था वो इतना ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं था, इतना ज़्यादा बहुत सोफिस्टिकेटेड नहीं था। तो इसमें जैसे आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं, बहुत सारी चीज़ें की कनेक्टिविटी नहीं है, कहीं ना कहीं बीच में चीज़ों को डाल रखा है और सही से कोई कनेक्टिविटी नहीं बना रखी है। तो ये कुछ कारण की वजह से जो है ये थोड़ी एक्ट जो है सिस्टमैटिक नहीं है। ठीक है, तो आप देखेंगे खुद भी कि कहाँ-कहाँ सिस्टमैटिक नहीं है। आपको थोड़ा जब आप खुद इसको याद कर रहे होंगे सेक्शंस, तो आपको उस टाइम लगेगा कि कहीं न कहीं कुछ सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है। तो इसी में हम ये देखते हैं एक और चीज़ होती है कि एक नई एक्ट आई जिसमें आपको कहा गया पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट। तो जो ये जो है आपका 1994 में आई, और 1994 आने के बाद और 1997 और 1994 में जब दोनों एक्ट में कुछ डिफरेंस आया, तो उस डिफरेंस की वजह से भी थोड़े कंफ्यूजन्स क्रॉप अप हुए, नए निकल के आए। और उन कंफ्यूजन्स की वजह से भी थोड़ा इस एक्ट को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट सा हुआ। तो लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि ब्रॉडली जो है आप स्पिरिट ऑफ दिस एक्ट आपको ये समझनी है, जो इन द हार्ट ऑफ द एक्ट क्या लिखा है उसको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे चलती है ये एक्ट। ठीक है, तो ऑफ कोर्स आप देखेंगे प्रिलिमिनरी में कहीं शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट है, तो टाइटल वाइटल सब तो सेम होगा, वो आप डिटेल लेक्चर्स में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक्सटेंड देख लेंगे, एक्सटेंड थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको जैसे और एक्ट्स में होता है थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट मिलेगा। एक्सटेंड दूसरा दूसरी एक्ट्स में जब बात करी जाती है तो उन समय जब कंटेंट जब उसकी एक्सटेंड की बात करी जाती है तो उसको स्टेट वाइज कह दिया जाता है। ठीक है, चूंकि यहाँ पे एक्ट खुद ही स्पेसिफिक है, ये यूपी में इम्प्लीमेंट हो रही है, तो इसमें कोई औचित्य नहीं बचता कि दूसरी स्टेट्स को एक्सक्लूड किया जाए। तो अपने आप सेल्फ अंडरस्टूड है कि कहीं ना कहीं दूसरी जगह जो है ये अप्लाई नहीं होगी। तो ये जो ये चैप्टर 1 है प्रिलिमिनरी जिसमें एक्सटेंड किया गया है, तो एक्सटेंड यहाँ पे कैसे डिफाइन कर रखा है थोड़ा सा उसको भी हम डिटेल में समझेंगे कि यूपी के अंदर ही कुछ आपकी जो है क्लासिफिकेशंस कर दी गई हैं एक्ट्स के बेसिस पे, तब एक्सटेंड किया गया। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वो हमें एक्सटेंड समझ में आ जाएगा। और कमेंसमेंट, कमेंसमेंट में तारीख में 2 तारीखें हैं इसकी, तो कन्फ्यूजन होगा, 2 दिसंबर की ही दोनों तारीखें हैं, वो कन्फ्यूजन होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है असेंट वाली कौन सी तारीख है और जिस दिन ये आपकी पब्लिश हुई वो कौन सी तारीख है। तो इस तरीके से आप जो है अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ये चीजें ध्यान रख सकते हैं, काम आएंगी। और आपको इसकी डिटेल जो है वो आगे जब आप सेक्शन वाइज पढ़ेंगे तो उनमें मैं आपको समझा दूँ। तो ये चैप्टर 1 हुआ। अब जब हम पढ़ते हैं चैप्टर 2, देखिए यहाँ से चीजें स्टार्ट होती हैं। एक्चुअली सबसे बड़ा क्या ये कंफ्यूजन होता है, जैसे ये चैप्टर 2 है तो अभी मैं आपको सीक्वेंस बताऊंगा किस तरीके से गड़बड़ाई हुई है। चैप्टर 2 कहता है ग्राम सभा, चैप्टर 2 ग्राम पंचायत, 2A जो है वो ग्राम पंचायत की बात करने लग जाता है ग्राम सभा के बाद में। और फिर चैप्टर 3 आ जाता है, वो फिर ग्राम सभा की बात करता है, और चैप्टर 3 आता है फिर वो ग्राम पंचायत की बात करता है। ठीक है, तो अगर जो थोड़ा सिस्टम होता तो ये जो है ग्राम सभा की एक जगह रखी जाती बातें और ग्राम पंचायत की उसके बाद रखी जाती है। ठीक है, यहाँ से क्या हम लोगों की जो नॉन सिस्टमैटिक चीजें हैं वो देखने को मिलती है। तो ये जो चैप्टर 2 है ये क्या बात करता है, स्टैब्लिशमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है ग्राम सभा की। तो ये ठीक है, हमको स्टैब्लिशमेंट भी समझ में आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन भी हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसके लिए सिर्फ लिमिटेड 2 ही सेक्शन है, 3 और 5।
ठीक है, यहाँ 2 ही सेक्शन है जो आपके इस एक्ट में ग्राम सभा से रिलेटेड दे रखे हैं, 2 और 3 और 5। इसमें भी 5 जो है वो डिलीट कर दिया गया है, तो सिर्फ एक ही सेक्शन बचता है ग्राम सभा के लिए, सेक्शन 3। तो हमको ग्राम सभा जो भी समझना है वो हमको इसी सेक्शन में समझना है। और ये इतना सारा जो है ये ग्राम सभा को जो हमको एक बार समझना है, वो आप देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या वर्किंग में ग्राम सभा का नहीं होता, एक्सेप्ट कंट्रोल। एक कंट्रोल तो होता है इसके पास, लेकिन इसका बहुत ज्यादा हम देखेंगे ग्राम सभा के काम नहीं है। ठीक है, जब काम नहीं होते हमें ऐसा लगता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है इंस्टीट्यूशन या एक इस तरीके की ये जो ग्राम सभा है ये बॉडी जो है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं। ग्राम सभा क्या है, ग्राम सभा को जो कंफ्यूज किया जाता है वो ग्राम पंचायत के साथ किया जाता है, और इसका कोई हमको स्पेसिफिक डिफरेंशिएशन नहीं मिलता। जब हम कंपेयर करते हैं आपका सेक्शन 3 और सेक्शन ये वाला आपका 12 जहाँ पे आपका ग्राम पंचायत का दे रखा है, तो हमें कोई क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं मिलता है कि ग्राम सभा क्या है और ग्राम पंचायत क्या है। तो यही ये क्या कंफ्यूजन की ये जो है एक आपकी नींव डल जाती है। तो आप ब्रॉडली क्या ध्यान रखते हैं, आप इनको इनके फंक्शन से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इनकी मेंबरशिप से डिफरेंशिएट थोड़ा बहुत कर सकते हैं। ये मैं आपको एक ब्रॉड आइडिया दे रहा हूँ। और खासकर हम लोगों को थोड़ा सा जो ध्यान रखना चाहिए वो एक सेक्शन है यहाँ पे, सेक्शन 113। ठीक है, ये 113 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हमें समझना है। ये क्या बताता है, ये वो एक कहानी जो घटित हुई इसके साथ पंचायती राज सिस्टम के साथ, उसके बारे में ये कुछ क्लियर करता है। ये क्या कहता है कि 94 से स्थिति पहले क्या थी, और 94 यानी एक ट्रांजिशन, ये क्या आपका एक ईयर ऐसा है जहां से क्या डिफरेंस होने शुरू हुए। ठीक है, कैसे डिफरेंस, जब यूपी पंचायती अमेंडमेंट एक्ट 1994 हुआ तो उससे पहले की सिचुएशन डिफरेंट थी और उसके बाद की सिचुएशंस कुछ डिफरेंट। ठीक है, तो ये उसी के बारे में, उसी कंफ्यूजन को ये एड्रेस करता है। कहता है कि ये जो पहले, इससे पहले जो ग्राम सभा कहलाई जाती थी वो क्या है, वो ग्राम सभा अगर जो कहीं पहले कहलाई गई है तो वो ग्राम पंचायत मानी जाएगी। ठीक है, और कौन सी ईयर के बाद, 1994 के बाद। तो थोड़ी हल्की सी हमको आइडिया देता है। ठीक है, ये एक आइडिया दे देता है कि ये अब ग्राम सभा और ग्राम पंचायत जो है इनमें वर्ड्स कहीं ना कहीं इंटरचेंजेबली यूज होंगे, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन सेम है, बॉडीज सेम है। दोनों डिफरेंट हैं, दोनों में फर्क है। ठीक है, एक बहुत जनरल सी स्टेटमेंट मैं आपको इसमें बताता हूँ कि क्या होता है, ग्राम पंचायत के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन ग्राम सभा के सारे मेंबर्स ग्राम पंचायत के मेंबर्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक ब्रॉड लाइन ऑफ डिफरेंशिएशन जो है हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या फर्क है। नहीं तो हम बहुत डिटेल्ड में अगर हम इस चीज को डिफरेंशिएट करना चाहें तो हम बहुत ज्यादा फर्क इसमें नहीं निकाल सकते। कुछ फंक्शंस में फर्क हो सकते हैं, हाँ, दोनों के फंक्शंस अलग हैं, दोनों का कंट्रोल एक दूसरे के ऊपर क्या है, ये इसमें से भी हम थोड़ा फर्क निकाल सकते हैं, लेकिन वो खुद एनालिसिस से निकलेगा, कहीं क्लियर कट ये आंसर नहीं दे रखा। यहाँ पूरी की पूरी एक्ट में इस तरीके का कोई रेडीमेड आंसर नहीं दे रखा। तो ये क्या है, खुद ही एनालिसिस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आप एक्ट समझ गए हैं तो आप एनालिसिस कर पाएंगे, अगर आप एक्ट नहीं समझे हैं तो वो एनालिसिस नहीं हो पाएगा। और ये क्या है, एग्जामिनर के लिए एक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आपको कंफ्यूज करने का एक उसको क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इसमें आपकी होनी बहुत जरूरी है कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत क्या है। वो हम जब एक्ट पढ़ेंगे तो मैं बार बार आपको कहीं ना कहीं रिमाइंड कराता रहूंगा, याद कराता रहूंगा, और उसके बाद आप क्या है ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आपको दोनों में थोड़े से डिफरेंसेस समझ में आने लगे। ठीक है, इसी के बाद में क्या ये चैप्टर 2 आ जाता है। अब ग्राम सभा का चैप्टर था तो आपको इसी के बाद ग्राम सभा की और सारी चीजें लिख देते, चैप्टर 3 लिख देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसमें क्या है, एक्चुअली ऐसा हुआ क्यों हुआ, क्योंकि ये चैप्टर 2A जो ऐड हुआ, ये क्या हुआ, ये अमेंडमेंट के बाद ऐड हुआ। तो ये चैप्टर 2A जो अमेंडमेंट हुआ, इसमें 2A के बाद अमेंड होने के बाद
पोजीशन जो है वो पहली जैसी नहीं थी। जैसे 1947 में जो आपकी पोजीशन थी वो नहीं थी, अब पोजीशन चेंज कर दी गई है। ये पोजीशन जो चेंज हुई है इसका कारण क्या है? इसका कारण और कुछ नहीं है, वो 1994 की एक्ट है। वो जब आई तो उसने जो था, जो ये एक सिस्टमेटिक चीज 1947 में पहले थी, थोड़ी बहुत काफी हद तक जो सिस्टमेटिक थी, उसको और डिस्टर्ब कर दिया और उसमें क्या ये चैप्टर डाल दिया गया। अब ये चैप्टर डालने के बाद अब इन चैप्टर में बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि वो क्या है, वो एड्रेस कर रही है ग्राम पंचायत को। देखिए क्या इसकी हेडिंग भी देख सकते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। ठीक है, ये ग्राम पंचायत के मेंबर्स के डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है। ठीक है, लेकिन आप इसको जब थोड़ा डीपली पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, ये जो मेंबर्स हैं कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत के डिस्क्वालिफिकेशन की जिनकी बात करी जा रही है, ये कहीं ना कहीं क्या थोड़ा बहुत कहीं बाउंड्री में घुस जाते हैं ग्राम सभा में भी। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन इस तरीके से हो जाता है। तो ये किसकी वजह से हुआ ये आपको समझ में आना चाहिए। ये क्योंकि चैप्टर 2A अमेंड करके ऐड किया गया 1994 के एक्ट के बाद। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो मेंबरशिप, अब देखिए क्या सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो आपका यहाँ पे आपको आपको आएगा नजर, वो क्या है, मेंबरशिप के बारे में आएगा कि मेंबरशिप या ग्राम सभा में कौन मेंबर होता है, ग्राम पंचायत में कौन मेंबर होता है। ठीक है, ये मेंबरशिप अगर जो आपको क्लियर हो जाता है कि कौन मेंबर होता है, तो उसके बाद फिर आपको काफी हद तक समझ में आ जाता है ग्राम सभा क्या है और ग्राम पंचायत क्या है। लेकिन इसमें क्या किया, जिन्होंने एक्ट्स ये जो है आपके बाद अमेंड करी बनाई, जो है अमेंड जिसने करी खासकर उसका ज्यादा रोल है कि उसने सेक्शन 5 जो है वो अमेंड हटा ही दिया, खत्म ही कर दिया, यहाँ से अमेंड भी नहीं किया उसको, खत्म डिलीट कर दिया यहाँ से। अब क्या हो गया, अब हमारे पास सिर्फ एक मेंबरशिप का यहाँ पे रह गया कि कौन मेंबर है ग्राम पंचायत का। ठीक है, सिर्फ ये पता हमको चल सकता है ब्रॉडली, नहीं तो वो भी ब्रॉडली, साफ स्पेसिफिकली कहीं भी नहीं लिखा हुआ, वो भी हमको ब्रॉडली हम खुद समझ सकते हैं अपने एनालिसिस से। और इन्होंने जो हमारा एक टूल था सेक्शन 5 जिससे हम समझ सकते थे कि कौन ग्राम सभा के मेंबर्स हैं और कौन ग्राम पंचायत के मेंबर्स हैं, वो यहाँ से बिल्कुल ही हटा दिया। तो ये आपको कंफ्यूजन, ये आपका पूरे इसमें एक्ट में एक वन ऑफ द टारगेट्स रहेगा कि आपको ये समझना है कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या फर्क है, और खासकर ग्राम सभा के मेंबर्स कौन होते हैं और ग्राम पंचायत के मेंबर्स कौन होते हैं। और इस स्टेटमेंट का जो मैं ये कह रहा हूँ इसका एक्चुअली मतलब क्या है कि ग्राम सभा के जो सारे मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके वो यानी ग्राम पंचायत के जो सारे मेंबर्स होते हैं वो ग्राम सभा के भी मेंबर्स होते हैं, लेकिन ग्राम सभा के जो मेंबर्स होते हैं वो जरूरी नहीं सारे क्या ग्राम पंचायत के भी मेंबर्स हों। तो ये जो स्टेटमेंट मेंबरशिप के बारे में मैं दे रहा हूं, तो ये अपने आप में बहुत सारे डाउट्स आपके दिमाग में क्लियर कर देती है। ठीक है, इसी के बाद आपका यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि चैप्टर 2A में बहुत सारी चीजें लिस्ट के बारे में, इलेक्टोरल रोल एक लिस्ट होती है उसके बारे में बात करी गई होगी, जो है लिखा हुआ है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट में भी क्लियर हो रहा है। देखिए इलेक्टोरल रोल्स लिखा हुआ है, तो लिस्ट के बारे में बात हो रही होगी, इस लिस्ट का क्या महत्व क्या है, आपका लिस्ट में नाम आ गया तो महत्व क्या है, तो महत्व क्या होगा, राइट टू वोट, यही सबसे बड़ा महत्व होगा। तो इसके बारे में ही ये कहीं ना कहीं आगे पीछे पूरा पूरा चैप्टर होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं चैप्टर 3। अब चैप्टर 3 यहाँ पे आ गया, ये ओरिजिनल 1947 में ये चैप्टर यहाँ पे था। ठीक है, तो चैप्टर जो नए ऐड हुए 1994 में अमेंडमेंट के बाद वो कौन से थे, 2A और 3A, ये दो चैप्टर्स ऐड हुए। इनका इन्होंने ही क्या है सारा जो डिफरेंस है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इन्होंने ही इन्हीं की वजह से थोड़ा क्रॉप अप हुआ है, नहीं तो वैसे प्लेन सिंपल ये वाले अगर जो 1947 की एक्ट से हम देखें तो ये चैप्टर्स जो थे वो बिल्कुल सही लगे हुए थे, कोई दिक्कत नहीं थी, काफी हद तक सिस्टमेटिक। चैप्टर 3 में जो है एक छोटी सी बात क्या रखी है, मीटिंग एंड फंक्शंस, ग्राम सभा की मीटिंग और फंक्शंस के बारे में चैप्टर 3 में यहाँ बात कर रखी है। ठीक है, हम समझ जाते हैं, सिर्फ एक ही सेक्शन, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम ग्राम पंचायत की मीटिंग और फंक्शंस की बात करते हैं तो उसके एक सेक्शन में नहीं है मीटिंग और फंक्शंस, दोनों के। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अगर जो आपको फर्क देखना है तो मीटिंग और फंक्शंस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे भी हमको फर्क निकल के आता है और सामने आता है, खासकर फंक्शन से।
ठीक है, फंक्शंस हमको पता चलेंगे तो पता चल जाएगा कि ग्राम सभा क्या है। ये सिर्फ एक बॉडी है, एक रिकमेंडेटरी बॉडी है, और इसमें एक आध छोटे मोटे फंक्शन छोटे मोटे ऐसे दे रखे हैं जो एग्जीक्यूशन इनको करना होता है, ठीक है। लेकिन एक आप देखिए जिम्मेदार बॉडी, जो जिम्मेदार बॉडी है एक्चुअली, जो कहने का मतलब जिसके ऊपर पूरी का पूरा दामोदार है, जिसके कंधे पे सारी जिम्मेदारी है, वो कौन सी बॉडी है, वो है ग्राम पंचायत। तो ये ग्राम सभा जो है एक कम इम्पोर्टेंट चीज है, लेकिन मेन जो सारा थीम जो है जिसके आसपास घूम रहा है, रिवॉल्व करेगा, वो है ग्राम पंचायत, उसके आसपास ही करेगा, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि इसमें मीटिंग और फंक्शंस के लिए सिर्फ एक ही सेक्शन है, लेकिन चैप्टर 3A में जब ग्राम पंचायत की मीटिंग और फंक्शंस देखेंगे तो इसकी मीटिंग जो है वो 12B में दे रखी है, और इसके फंक्शंस जो है वो नेक्स्ट चैप्टर 4 में दे रखे हैं, सेक्शन नंबर 15 में। तो ये अलग अलग तरीके से हमको पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके का भी आपका सेक्शंस के अरेंजमेंट में ये थोड़ा डिफरेंस आता है, ठीक है। इसी के बाद हम देखते हैं क्या इलेक्शन जो है चैप्टर 3 में इलेक्शन के बारे में बता रखी है। तो यहाँ क्या ग्राम पंचायत में इलेक्शंस होते हैं, लेकिन क्या ग्राम सभा में इलेक्शंस होते हैं? तो जब आप डिफरेंस देखेंगे ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में, तो ये नजर आएगा कि इलेक्शंस ग्राम सभा में होते ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ इलेक्शन किस में होते हैं? इलेक्शन ग्राम पंचायत में होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखिए, इससे भी आपको थोड़ा बहुत फर्क पता चलता है। इसी के अलावा मैं जब इलेक्शंस की बात करता हूँ तो चैप्टर 3A में क्या है, आपका कहीं ना कहीं जो है सब्जेक्ट सिर्फ ग्राम पंचायत लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है ग्राम पंचायत की सारी चीजें इसी चैप्टर में लिख दी गई हैं, नहीं। ग्राम पंचायत में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फंक्शंस हैं, वो नेक्स्ट चैप्टर में दे रखे हैं, चैप्टर नंबर 4 में। इसी के अलावा बहुत और भी अलग चीजें हैं जो ग्राम पंचायत के बारे में होनी चाहिए थी, वो क्या है आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। तो हमको क्या यहाँ ग्राम पंचायत में किस चीज से संबंधित किस टॉपिक से संबंधित यहाँ पे बात करी गई है, तो वो हमको आइडिया नहीं हो पाता है। तो इसीलिए अगर हम एक बार फ्रेश पढ़ रहे हैं, एक बार हम क्या है नए लॉ के LLB के स्टूडेंट हैं, या हम लोग रेगुलर भी पढ़ चुके हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कभी हम इस बात पे ध्यान नहीं देते कि इस चैप्टर का थीम क्या है। तो इस चैप्टर का जो थीम है वो मेन क्या है, इलेक्शन के इर्द गिर्द घूमेगा। इलेक्शन, ग्राम पंचायत में जो इलेक्शंस होंगे, कितने दिन में इलेक्शंस कराने हैं, इलेक्शन के लिए क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्या डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, किस एरिया में इलेक्शन कराया जाएगा, उस एरिया का क्या डिक्लेरेशन होगा, फिर उसी के बाद इलेक्शन में किस किस की क्या ड्यूटी रहेगी, कौन सुपरविजन करेगा, कौन कंडक्ट करेगा। तो ये क्या सब चीजें इलेक्शन के इर्द गिर्द घूमेंगी। तो क्या यहाँ प्रोविजंस जो होंगे वो किससे कंसर्न होंगे, वो मेनली इलेक्शन से संबंध होंगे, और कुछ थोड़े बहुत मिसलेनियस प्रोविजंस भी होंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली 3rd A चैप्टर का जो थीम है वो ग्राम पंचायत में क्या इलेक्शंस है, वो थीम है जिसके आसपास सारे प्रोविजंस घूमेंगे, जो आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। फिर इसी के बाद हम जब चैप्टर ये वाला देख रहे हैं, तो इलेक्शंस के बाद जो है इलेक्शन से ही संबंधित होती है टेन्योर। टेन्योर की चीजें भी क्या आपकी इलेक्शन में ही संबंधित होती हैं, तो वो भी इलेक्शन से संबंधित। टेन्योर खत्म होने के बाद ही इलेक्शंस होते हैं। टेन्योर अगर जो बीच में खत्म हो जाए, आपको यानी कहने का मतलब उसको डिस्टर्ब कर दिया जाए, खासकर डिसोल्यूशन की वजह से, तब भी इलेक्शंस होते हैं। तो ये जो है टेन्योर भी क्या आपके कहीं ना कहीं इफ नॉट डायरेक्टली देन इनडायरेक्टली रिलेटेड टू इलेक्शन। तो कहने का मतलब सिर्फ यही है कि इलेक्शंस जो हैं वो इसमें डील करे गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं एक प्रोविजन जहां रिमूवल ऑफ प्रधान। तो रिमूवल ऑफ प्रधान जो है ये ग्राम जो है ये रिमूवल जो होता है, अब यहीं पे ये इलेक्शंस में क्या है, क्यों रिमूवल के बाद इलेक्शंस होते हैं। अगर जो रिमूव कर दिया जाए कोई प्रधान, और रिमूव कर दिया जाए किसके द्वारा, ग्राम सभा के द्वारा किया जाए, तो यहाँ स्पेसिफिकली ग्राम सभा द्वारा जो इलेक्शन को जो प्रधान रिमूव किया जाता है उसके बारे में बात करिए। लेकिन जब हम बात करते हैं रिमूवल किसकी, गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, जो 95G में होता है, तो उसमें क्या सेक्शन 95G होता है, और चैप्टर जो होता है हमारा, वो चैप्टर जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो हमारा होता है एक्सटर्नल कंट्रोल का चैप्टर होता है, जिसमें एक्सटर्नल कंट्रोल की बात करी गई होती है, और वो चैप्टर नंबर आपका 7 होता है, चैप्टर नंबर 7।
तो चैप्टर नंबर 7 में ये चीज दे रखी है। तो क्या रिमूवल, ये नहीं है कि रिमूवल प्रधान का सिर्फ यहीं पे होता है सेक्शन 14 में, बट कि इसके क्या है, इसके बाद रिमूवल जो है हम एक और जगह देखेंगे 95G में भी देखेंगे, यानी चैप्टर नंबर 7 में भी देखेंगे। तो ये क्या है रिमूवल के बाद क्या, अब आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि क्या रिमूवल के बाद इलेक्शंस हो सकते हैं। क्या जब प्रधान रिमूव किया जाएगा तो क्या उसके बाद इलेक्शन कराने जरूरी होंगे, तो इसको भी हम वहीं पर पढ़ेंगे कि हाँ रिमूवल के बाद क्या इलेक्शन कराने जरूरी होंगे। तो इन दोनों चीजों को भी ये हम माइंड में रखते हुए चलेंगे। इसी के बाद क्या होता है, अब हम आपका जैसे मैंने आपको कहा कि ऊपर जो चैप्टर 3 ये दे रखा है उसमें ग्राम पंचायत के बारे में सारी चीजें नहीं दे रखी थी, उसमें मेन उसके इलेक्शंस के बारे में दे रखा था। तो ये चैप्टर 4 जो है इन कुछ बची हुई चीजें हैं जिनके बारे में बात करता है। ठीक है, ये चैप्टर 4 किससे संबंधित है, ये पावर ड्यूटीज एंड फंक्शन से संबंधित है, ग्राम पंचायत के उनसे संबंध उन चीजों से बात करता है। तो आप कह सकते हो कि अगर इलेक्शन के इर्द गिर्द, इलेक्शन और इलेक्शन के इर्द गिर्द चीजें के बारे में आपको समझना है तो आपको चैप्टर 3A देखना है। और अगर जो आपको आपका और कुछ ग्राम पंचायत में पावर ड्यूटीज और फंक्शंस के बारे में देना है तो उसमें आपको चैप्टर नंबर 4 देखना है। ठीक है, तो इसमें भी क्या है फंक्शंस आ जाएंगे। मैंने आपको बताया कंपैरेटिवली जब आप सेक्शन 11 के ग्राम सभा के फंक्शंस पढ़ते हैं तो आपको क्या ग्राम पंचायत के भी फंक्शंस समझ में आने चाहिए। आपका कौन कौन से में है, तो मीटिंग और फंक्शंस 12B में मीटिंग है और 15 में फंक्शंस है। इसी के बाद हम देख लेते हैं आपका जो ये वाला चैप्टर ओवर होता है 4, इसी के बाद 5 आता है चैप्टर 5। अब इसमें क्या है कुछ बची हुई, अब क्या हुआ आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैसे ग्राम पंचायत आई फॉर्म में, तो इलेक्शंस के बाद आई। तो इलेक्शंस 3A में डिस्कस किया, इलेक्शंस के बाद आने के बाद उनके पास क्या पावर फंक्शन ड्यूटीज होते हैं उसके बारे में हमने चैप्टर नंबर 4 में बात किया। और उसी के बाद जब हम देखते हैं कि और कोई कनेक्टेड चीजें हैं जी क्या, जैसे एक्विजिशन ऑफ लैंड, गांव फंड, प्रॉपर्टी और कुछ और बची हुई जो बिल्कुल बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, यानी आप कह सकते हो एक तरीके से सारे कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस जो बचा गए हैं आपके ग्राम पंचायत, वो चैप्टर नंबर 5 में आ जाते हैं। तो ये 3 चैप्टर जो हैं तीनों मिलके ग्राम पंचायत को पूरा का पूरा इसके सारी चीजों को क्या है सभी चीजों को बता देते हैं ये तीनों चैप्टर मिलके। कौन कौन से, चैप्टर 3A, चैप्टर 4 और चैप्टर 5। तो ये ही मेन क्या है आपके किससे रिलेटेड है, यही जो मेन ग्राम पंचायत जो सारी चीजें करता है, सभी चीजें जो ग्राम पंचायत करता है वो इन तीनों चैप्टरों में आ जाता है। क्या लेकिन ये तीनों चैप्टर ग्राम पंचायत वो पूरी तरीके से उनकी एक्टिविटीज को बताने के लिए काफी नहीं, इसके बाद भी कुछ थोड़ी सी चीजें रह जाएंगी, फिर भी वो हम देखेंगे कहीं ना कहीं आखिरी के कुछ 1-2 चैप्टर्स में दिखाई देंगे हमें। ठीक है, अब हमको एक नया चैप्टर देखने को मिलता है चैप्टर नंबर 6। ये तीनों चीजों में फर्क करते हुए चलना है कि ग्राम पंचायत क्या है इन कंपैरिजन टू ग्राम सभा क्या है। ठीक है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या फर्क है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया एक वो जनरल बॉडी होती है जिसको ग्राम सभा कहा जाता है, और पंचायत क्या है उन्हीं लोगों में से एक इलेक्टेड बॉडी होती है जिसको ग्राम पंचायत कहा जाता है। ये ब्रॉड सा डिफरेंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब क्या होता है ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत में क्या फर्क होता है, ये हम लोग जानते सब हैं लेकिन हमको एक्चुअली थोड़े वर्ड्स नहीं मिल पाते हैं इसको बताने के लिए। तो मैं इसको एग्जैक्ट वर्ड्स में बताता हूँ आपको कि ग्राम पंचायत जो होता है वो एग्जीक्यूटिव विंग होता है, एग्जीक्यूटिव विंग। ठीक है, जो सारे जिसके अंडर ही सारे काम चलते हैं ग्राम पंचायत के। ठीक है, तो वो एग्जीक्यूटिव विंग होता है। लेकिन जब एग्जीक्यूटिव विंग जब एग्जीक्यूटिव विंग में से ही एक बॉडी बनाई जाती है और उस बॉडी को क्या वो बॉडी बनाई जाती है किस लिए, कुछ जुडिशियल फंक्शंस के लिए, कुछ सिविल और क्रिमिनल केसेस को डिसाइड करने के लिए, तब वो क्या बॉडी कहलाई जाती है, उसको कहा जाता है न्याय पंचायत।
तो कहने का मतलब ये कोई अलग बॉडी नहीं है, ये न्याय पंचायत में से ही निकल के आती है। देखिए बहुत मेरे मेरे वर्ड्स का ध्यान रखिए, ये निकल के ग्राम पंचायत में से ही आती है, ठीक है, लेकिन बॉडी डिफरेंट है। ये ग्राम पंचायत के बिल्कुल इक्वल नहीं है। वो ग्राम पंचायत एग्जीक्यूटिव बॉडी है और न्याय पंचायत आपकी जुडिशियल बॉडी है, ठीक है। तो ये हमको ब्रॉड डिफरेंस समझना है। इसमें कैसे बनती है, कहाँ से मेंबर्स आते हैं, ये भी हमको समझना है। देखिए मेंबर्स कहाँ से आते हैं, ऑफ कोर्स ये सारे ग्राम पंचायत में से ही आते हैं, यहीं पे समझ लीजिए न्याय पंचायत के भी मेंबर्स। लेकिन एक बार जब वो ग्राम पंचायत के मेंबर्स में से चुन के आए तो उनको ग्राम पंचायत में जो भी उनका ऑफिस था वो छोड़ना पड़ता है और फिर वो न्याय पंचायत में एज अ मेंबर बन जाते हैं। और उसी के बाद उनके ऊपर एक और भी चीज, एक और भी सेफ गार्ड, एक तरीके से एक और भी एक ऑब्लिगेशन लगा दी जाती है कि उसके बाद वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं पार्ट लेंगे। ऑफ कोर्स देखिए जुडिशरी में हमेशा यही होता है कि जो जुडिशियल आदमी होगा उसको रेस्ट्रेंट किया जाता है कहीं भी। ये आपका जो है कह सकते हो थंब रूल है कि जुडिशरी में आने के बाद सोशल जो आपका इंटरेक्शन होता है वो जज का बहुत कम हो जाता है। और इसलिए ही होता है क्योंकि जुडिशरी में जस्टिस आए, और जस्टिस अगर आप सोशल मिक्सिंग करते हो तो वहाँ पे क्या है, उससे आप लोग इन्फ्लुएंस हो सकते हो, आपको क्या है सिफारिशें आपके पास आ सकती हैं, तो जस्टिस क्या है डिनाई हो सकती है उस केसेस में, ठीक है। तो दोबारा इसी चीज पे बैठ जाते हैं कि जैसे ऊपर चीज एस्टेब्लिशमेंट किसका हुआ, आपका ग्राम सभा का एस्टेब्लिशमेंट हुआ सेक्शन 3 में, और उसी के बाद क्या आपका जो है कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन हुआ किसका, ग्राम पंचायत का सेक्शन आप 12 में कह सकते हो। और इसी तरीके से क्या एस्टेब्लिशमेंट भी हो रहा है न्याय पंचायत का सेक्शन 42 में, ठीक है। तो ये जो है तीनों अलग अलग बॉडीज हैं। और इनमें भी क्या होता है, जैसे ग्राम पंचायत में इलेक्शन हुआ वैसे यहाँ न्याय पंचायत में भी इलेक्शन होता है इलेक्शन, लेकिन ये वैसे वाला इलेक्शन नहीं है जैसा ग्राम पंचायत में हुआ है, ठीक है। वो तो क्या है एक तरीके से जनरल इलेक्शन होता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ न्याय पंचायत में जो इलेक्शन होता है वो सरपंच और सहायक सरपंच को चुनने के लिए होता है, और वो कौन चुनते हैं, पंच ही चुनते हैं, ठीक है। और वो पंच भी कौन होते हैं, वो भी क्या मेंबर्स ही होते हैं ग्राम पंचायत के, ठीक है। वो कहीं ना कहीं कभी मेंबर्स रहे होंगे ग्राम पंचायत के, लेकिन अब वो पंच बना दिए गए हैं। तो अब पंच बनने के बाद वो क्या है, वहां से अपने जितने भी टाइज थे ग्राम पंचायत से चाहे वो ऑफिस को लेके हों, चाहे वो उनके एक्टिव पॉलिटिक्स में रहने को लेके हों, वो फिर सीवियर कर देते हैं, अलग कर देते हैं। फिर वो क्या सिर्फ जुडिशियल विंग से संबंधित रहते हैं। तो ये इलेक्शन, ये वाला इलेक्शन और जो ग्राम पंचायत के इलेक्शन है, दोनों डिफरेंट हैं, दोनों को एक तरीके से ना समझें। इसी के अलावा मैं एक और बात कहता हूँ, ग्राम सभा में भी क्या इलेक्शन होते थे, रिवाइज करा रहा हूँ, नहीं वहां कोई इलेक्शन नहीं थे। सिमिलरली ऐसे ही मैं आपको कराता हूँ कि क्या ग्राम सभा में टर्म थी मेंबर्स की, वहां कोई टर्म नहीं थी। क्या ग्राम पंचायत में जो आपके प्रधान और मेंबर्स थे उनकी टर्म थी, हाँ ऑफ कोर्स थी उनकी। तो क्या न्याय पंचायत में भी कोई टर्म है क्या पंच की, तो ऑफ कोर्स हाँ है। ऐसे ही क्या आपकी ग्राम सभा में कोई रेजिग्नेशन की कॉन्सेप्ट है, नहीं। क्या ग्राम पंचायत में रेजिग्नेशन की कोई कॉन्सेप्ट है, हाँ। रेजिग्नेशन कौन देता है वहां पे, दोनों ही दे सकते हैं, आपके प्रधान भी दे सकता है, उसका तो स्पेसिफिक प्रोविजन दे रखा है। आपका कौन से सेक्शन में वो रेजिग्नेशन देता है, 12F में। और आपका अगर हम बात करते हैं क्या न्याय पंचायत में भी रेजिग्नेशन की कॉन्सेप्ट है, हाँ पंच भी रेजिग्नेशन देते हैं, वो देते हैं सेक्शन 47। इसी के अलावा देखिए क्या है, यहाँ पे बात करी गई है टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की, ठीक है। तो क्या यहाँ पे देखिए एक एरिया होता है, एक सिंपल लैंग्वेज में एरिया कहते हैं। तो क्या ग्राम सभा का एक एरिया होता है, तो हाँ कहीं ना कहीं ब्रॉडली एक उसका एरिया होता है कि ग्राम सभा कितने एरिया की एक ग्राम सभा है, एक गांव के मिलके बन रही है, दो गांवों से मिलके बन रही है, ऐसे। ऐसे ही क्या पंचायत का भी क्या एरिया होता है, ऑफ कोर्स उसका भी एक पंचायत का एरिया होता है, और उसके लिए प्रोविजन दिया गया है डिक्लेरेशन ऑफ एरिया। इस तरीके का स्पेसिफिक प्रोविजन दे रखा है जो सेक्शन 11F में, तो उसका भी एक एरिया होता है। तो क्या न्याय पंचायत का भी क्या कोई एरिया होता है, ऑफ कोर्स इसका भी एक एरिया होता है, जिसको एरिया ना कह के प्रॉपर जुडिशियल टर्म यूज करी गई है जिसका नाम है टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। तो इसको टेरिटोरियल जुरिडिक्शन से बताया गया है।
ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे न्याय पंचायत में जो है, आपको ब्रॉडली ये समझ में आना चाहिए न्याय पंचायत जो है कैसे काम करेगी। तो ऑफ कोर्स इसमें सीपीसी, सीआरपीसी और आपका आपका ये भी कह सकते हो लिमिटेशन एक्ट, और ये भी कह सकते हो इंडियन एविडेंस एक्ट। तो उसके जैसे एलिमेंट सारे के सारे किसी भी फैसला करने में आपको जो चाहिए होते हैं, वो यहाँ पे क्या है, उनके कुछ कुछ प्रोविजंस वैसे से निकाल के यहाँ पे अपने हिसाब से ढाल के यहाँ बनाए गए हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि क्या यहाँ पे क्या प्रोसीजर जो है सीपीसी सीआरपीसी बोरो कर लिया जाता है, नहीं, डायरेक्टली वैसा का वैसा प्रोसीजर जो है न्याय पंचायत नहीं फॉलो करेगी जो सीपीसी सीआरपीसी में। तो फिर क्वेश्चन आता है कि कैसा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो अब कैसा प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया जाएगा, तो उसमें जो इसमें समझ में आता है, जो इसमें एग्जैक्टली लिखा हुआ है, वो ये कहता है कि यहाँ पे सीपीसी सीआरपीसी नहीं फॉलो किए जाएंगे। ठीक है, और वो जो फॉलो किए जाएंगे वो आपके उस हिसाब से फॉलो किए जाएंगे जिस हिसाब से इस एक्ट में दे रखा है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि ये नहीं है कि दे विल स्ट्रिक्टली फॉलो सीपीसी सीआरपीसी इंडियन एविडेंस एक्ट एंड लिमिटेशन एक्ट, बट दे विल नॉट, मैंने आपको क्या कहा, दे विल स्ट्रिक्टली नॉट फॉलो सीपीसी सीआरपीसी लिमिटेशन एक्ट एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। तो फिर क्या फॉलो करेंगे, तो वो एज पर दिस एक्ट जो भी दे रखी है चीज उसको फॉलो करेंगे। अगर जो इसमें दे रखा कोई अपना स्पेशल सा कोई लिमिटेशन दे रखी है, कोई अपना प्रोसीजर दे रखा है, तो उसको फॉलो करेंगे। और अगर जो ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि जैसे सीपीसी सीआरपीसी में चलता है या इंडियन एविडेंस एक्ट में चलता है वैसे फॉलो कर, उसके तरीके से चलेंगे। तो यहाँ क्या स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोसीजर्स और एविडेंस एक्ट और लिमिटेशन एक्ट नहीं होती है, बल्कि यहाँ जैसा एक्ट बता रहा है हमको उसके तरीके से चलना पड़ता है। तो इसका एक अथॉरिटेटिव सेक्शन में आपको बता देता हूँ, सेक्शन 83 आप देखेंगे तो जो मैंने कहा है आप देखेंगे कि वहाँ वो चीजें सच हैं और अथॉरिटेटिव है। तो आपका ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मेंस में, तो उसका आपको आंसर यहाँ मिल जाता है। तो ब्रॉडली फिर मैं आपको बात यहाँ पे करूँगा, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि न्याय पंचायत में जितने सेक्शंस हैं ये किससे रिलेटेड है, ये सारे और किसी चीज से रिलेटेड नहीं है। वो जैसे कि आपके ऊपर ग्राम पंचायत में बताया गया एस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन, टर्म, रेजिग्नेशन, उससे मिला के हुए हैं और सारी प्रोसीजरल चीजें दे रखी हैं। अब आप प्रोसीजरल चीजें देख सकते हैं कैसे कैसे प्रोसीजरल चीजें आप चाहे तो सीपीसी के साथ भी रिलेट कर सकते हैं इसको, कि जब फाइलिंग के बारे में दे रखा है, पावर्स के बारे में दे रखा है, सेक्शन 50-58 ए से मैं आप बात कर रहा हूँ, फाइलिंग के बारे में ये भी सीपीसी में दे रखा है, पावर्स के बारे में दोनों सीपीसी सीआरपीसी में दे रखा है, जजेस और मुंसिफ्स और उनसे ऊपर जितने भी आपके हायर जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं उनकी पावर क्या होती है। कॉग्निजेंस, किंग ऑफेंस के जो है वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं, सीआरपीसी में दे रखा है। टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के बारे में तो वो बताता ही है, पेनल्टीज के बारे में, फिर आपका ट्रांसफर के बारे में, समरी डिस्पोजल के बारे में, सब चीजें आपको कहीं ना कहीं चाहे सीआरपीसी में सीपीसी में देखने को मिलेंगी। समरी डिसमिसल के बारे में बात करता है, फिर आपका कंपेंसेशन की बात करता है। कंपेंसेशन ये देखिए कहाँ, दोनों सीआरपीसी में भी दिखता है सब प्रोविजन और सीपीसी में तो दिखता ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर इन शॉर्ट में अगर बात करूं तो ये और कुछ नहीं, ये जो जैसी चीजें आपकी ग्राम पंचायत वाले चैप्टर में दे रखी थी, स्टैब्लिशमेंट, डिक्लेरेशन ऑफ एरिया, तो यहाँ टेरिटोरियल, उसी की चीजों को मिला के प्लस उसके साथ साथ आपका सीपीसी सीआरपीसी के जो भी प्रोसीजर प्रोविजंस हैं उनको स्पेसिफिकली यहाँ पे अलग से बता के, अपने तरीके से बता के, एक्ट के हिसाब से बता के यहाँ दे रखे हैं। तो ये सारे आपके प्रोसीजर प्रोविजंस हैं। ठीक है, न्याय पंचायत को रिगार्डिंग देखिए रिवीजन, अपील, ये सब चीजों के बारे में, यहाँ एग्जीक्यूशन कैसे होगा, रिकवरी कैसे, सब चीजों के बारे में यहाँ इस चैप्टर में बताना। इसी के बाद हमारा आता है चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 जो है, चैप्टर नंबर 7 इम्पोर्टेंट इस वजह से, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। तो ये क्या, ये बताता है कि भाई ये ग्राम पंचायत जो है ये कोई इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है कि इसके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है, ये क्या अपने आप में एक बादशाह बन के बैठ जाए और इनके ऊपर कोई डंडा चलाने वाला हो ही ना। ठीक है,
तो ये क्या कहता है एक्सटर्नल कंट्रोल, ये एक्सटर्नल कंट्रोल किसके अंडर में रहते हैं? तो जनरली देखिए आप यहाँ पे तो मैंने स्टेट गवर्नमेंट रखा है कि क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको अभी डीप डेप्थ में जाके पता चलेंगी कि ज्यादा बड़ा कंट्रोल जो है स्टेट गवर्नमेंट का रहता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में ही ये लोग आते हैं। मैं आपको यहीं पे आपको बता देता हूँ एक्चुअली क्या है। ये लिस्ट नंबर 2 जो होती है, जो हमारी आपकी स्टेट लिस्ट होती है कॉन्स्टिट्यूशन में जो दे रखी है, उस लिस्ट में जो एंट्री नंबर 5 है उसके तहत पंचायती राज आता है। तो उसी के तहत क्या ये सब्जेक्ट बन जाता है स्टेट गवर्नमेंट का कि इस सब्जेक्ट पे इवन लॉ तो ऑफ कोर्स वो लोग उस लिस्ट के तहत उन सब्जेक्ट्स पे पंचायती राज एक्ट, पंचायत राज से रिलेटेड लेजिस्लेट कर सकते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी क्या स्टेट गवर्नमेंट का ही है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में यहाँ ये जो इंस्पेक्शन का आपकी बात करी गई है, तो ये यही है, ये क्या आपको देखेंगे विभिन्न तरीके से क्या स्टेट गवर्नमेंट चीजें चेक करती रहेंगी कि क्या एज पर एक्ट और एज पर रूल्स जो है ग्राम पंचायत काम कर रही है, और कोई अलग तरीके से तो काम नहीं कर रखी है जैसे उसको दिया गया है काम। तो इस तरीके से ये चेक करती रहती है स्टेट गवर्नमेंट, और इसके ऊपर क्या एक सुपरवाइजरी बॉडी बन के बैठी रहती है। इसी के बाद इसी सेक्शन में एक और इम्पोर्टेंट प्रोविजन है जिसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिमूवल जो होता है, ये रिमूवल जब गवर्नमेंट की तरफ से रिमूवल होता है तो वो सेक्शन 95 में होता है, लेकिन आप जब रिमूवल कौन करता है, ग्राम सभा करती है, तो वो सेक्शन 14 में होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट जब रिमूव करती है कोई ना कोई गलती करेगा कौन, कोई आदमी, तो उसको रिमूव किया जा सकता है, तो वो आपका सेक्शन 95 में होगा, गवर्नमेंट द्वारा होगा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, जो भी कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट है। लेकिन जब जो ये गड़बड़ जब करी जाएगी और इसको इस गड़बड़ को जो ग्राम सभा पकड़ती है, ठीक है, और ग्राम सभा उसके लिए एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाती है, तो उस सिचुएशन में ये जो है रिमूवल जो होगा, वहां जब रिमूवल होगा तो वो सेक्शन 14 में होगा। तो कंट्रोल किसके हाथ में है, जो आपका ब्रॉड देखिए कंट्रोल 91 आप कह सकते हो, कंट्रोल किसके हाथ में, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में भी है और ग्राम सभा के भी हाथ में है, दोनों के हाथ में है। इस तरीके से आप ये नहीं कि ये चैप्टर का एक्सटर्नल कंट्रोल का चैप्टर यहाँ दे रखा है तो आप ये कहोगे कंट्रोल से स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, नहीं, कंट्रोल जो है कहीं ना कहीं ग्राम सभा के भी हाथ में है, ध्यान रखिए। ठीक है, इसके बाद क्या है, यहाँ चैप्टर नंबर 8 दे रखा है पेनल्टीज एंड प्रोसीजर्स। तो कई बार क्वेश्चन ये आता है, सर आपने अभी बताया कि न्याय पंचायत का सारा प्रोसीजर तो ऊपर नया जो चैप्टर इससे पहले न्याय पंचायत के लिए दे रखा था चैप्टर नंबर 6, उसमें जो है सारी चीजें दे रखी हैं, तो ये सर दोबारा प्रोसीजर के बारे में बात क्यों करी जा रही है? तो देखिए ऐसा है, इस प्रोसीजर, ये जो यहाँ पे प्रोसीजर है और पेनल्टीज हैं, एक्चुअली क्या है, ये ब्रॉडली न्याय पंचायत में कहीं बहुत एक दो प्रोविजन है जिनमें क्या है पेनल्टीज और प्रोसीजर की बात करी गई होगी। यहाँ पे मेन जो आपका प्रोसीजर है न्याय पंचायत से संबंधित, वो ऊपर ही चैप्टर्स में दे रखा है, सिर्फ एक दो जगह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जहाँ न्याय पंचायत के प्रोसीजर के बारे में कुछ बात करती है, कोई छोटी मोटी बात हुई। तो बेसिकली ये चैप्टर जो है जिनके पेनल्टीज और प्रोसीजर्स की बात करता है, वो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में कुछ जो उनका कार्य क्षेत्र था, जो उनका जुरिडिक्शन था, जो उनके जो काम वो कर रहे थे, उनके काम कोई लोग नहीं मानते हैं, नहीं करते हैं, या कुछ वो नोटिस वगैरह इशू करते हैं, नहीं उन चीजों को नहीं मानते हैं, तो उस सिचुएशन में इनके पास ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के पास तो क्या पावर्स होती हैं पेनल्टीज लगाने की, और उनका क्या प्रोसीजर होता है, उसके बारे में चैप्टर नंबर 8 बात करता है। तो बहुत कम, बहुत आप देखेंगे 2-3 जगह ही सिर्फ आपका न्याय पंचायत के कुछ प्रोसीजर के बारे में बात कर रखी है, बस 2-3 जगह जहाँ पे बस बहुत जरूरी हो जाता है बताना, क्लियर करना, वहां प्रोसीजर के बारे में बात कर रखी है, नहीं तो मेन प्रोसीजर जो है वो सारा का सारा आपका न्याय पंचायत के बारे में चैप्टर नंबर 6 में ही दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ ये चीज ध्यान रखिएगा। इसी के बाद ये आखिरी चैप्टर होता है जिसमें रूल्स, बायलॉज और रिपील बताया गया। तो चैप्टर नंबर 9 है, तो यहाँ पे यही बताया गया है भाई ये एक्ट तो ऑफ कोर्स किसने बनाई है, एक्ट तो आपकी जो है ये जो एक्ट बनी है उस टाइम पे,
तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे असेंट तो गवर्नर जनरल की मिली थी, आपकी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो भी थे उस टाइम पे असेंट मिली थी, और ये बाद में पब्लिश करी गई। तो ये तो नहीं कह सकते आप स्पेसिफिकली कि ये एक्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट ने उस समय बनाई, लेकिन आज अगर जो इस बारे में कोई भी अमेंडमेंट करना है तो ऑफ कोर्स वो कौन, इस एक्ट में अमेंडमेंट करने की पावर किसके पास है, वो ऑफ कोर्स किसके पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, तो ये तो एक ब्रॉड सी चीज हो गई, लेकिन इससे कनेक्टेड चीज है। तो उसके बाद रूल्स कौन बना रहा है, ठीक है, तो रूल्स कौन बना रहा है, ठीक है, और बायलॉज कौन बना रहा है, तो ये मेन आपका इस सेक्शन का अगर आप बेसिक थीम समझेंगे तो कौन बना रहा है ये बताता है कि रूल्स कौन बनाता है और बायलॉज कौन बनाता है। ठीक है, डिटेल तो हम उस जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, ये सेक्शंस पढ़ेंगे स्पेसिफिक, उसमें आपको देखने को और समझाने को उसमें बताऊंगा मैं। लेकिन आपको यहाँ सिर्फ ये समझना है कि बेसिकली रूल्स जो होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, और जो बायलॉज होते हैं, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पे, ठीक है, ग्राम पंचायत के लिए जो बायलॉज होते हैं वो कौन, जिला पंचायत भी बना सकती है, और इवन क्या है, ग्राम पंचायत भी बना सकती है अपने बायलॉज, दोनों ही बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों ने ही लॉ बना दिए तो प्रिवेल किसका करेगा, जिला पंचायत का प्रिवेल करेगा। ये सेक्शन 112 कहता है कि आप सब्जेक्ट, एक वर्ड यूज किया गया है कि जो भी बायलॉज ग्राम पंचायत द्वारा बनाए जाएंगे वो दे विल बी सब्जेक्ट टू द रूल्स मेड बाय जिला पंचायत। तो ये ध्यान रखिएगा। और एक और यही क्लियर कर देता हूँ, 111 में, सेक्शन 111 में आपका जो जिला पंचायत है उसको सीधे तौर में, यहाँ प्रोविजन में तो जिला पंचायत लिख दिया है, यहाँ पे आप हेडिंग जो देखेंगे जिला पंचायत लिखा हुआ है, लेकिन जब आप अंडर कंटेंट पढ़ेंगे तो बायलॉज बनाने की पावर किसको दे रखी है, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को दे रखी है, एट व्हेन, जब कौन, स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करेगी। तो आप दोनों ही चीजें अगर पूछा जाए कि बायलॉज कौन बना सकता है और 4 ऑप्शन दिए जाएं, स्टेट गवर्नमेंट, जिला पंचायत, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी और ग्राम पंचायत, तो उस सिचुएशन में आप क्या है, स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ के सारे लोग क्या है बायलॉज बना सकते हैं। ये आपको दिमाग में बिल्कुल फिट कर देना है। ठीक है, ठीक है। आज इसी के बाद हम लोग देखते हैं सेक्शन 113 जो आपका एक ट्रांजिटरी प्रोविजंस के बारे में बात करता है, वो मैं आपको पहले समझा भी चुका हूँ। और ये जो ट्रांजिटरी प्रोविजंस होते हैं इनके बारे में, इनकी इम्पोर्टेंस मैंने आपको बता दी गई है। एक्चुअली इसी से हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ में आता है कि कैसे ये सिस्टमैटिक एक्ट जो है ये थोड़ी सी अनसिस्टमैटिक हो गई, और कैसे इस जो ये एक नई अमेंडेड एक्ट आई 1994 की, उससे कैसे ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में कंफ्यूजन आ गया, और उसको कैसे इन लोगों ने 113 के माध्यम से, सेक्शन 113 के माध्यम से उसको क्लियर किया। तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री आपको 113 से हमको समझ में आती है। और उसी के बाद में जब ये ट्रांजिटरी फेज था, ग्राम सभा को क्या ग्राम पंचायत मानने लगे, तो उनकी सारी राइट एंड लायबिलिटीज का किस तरीके से फैसला हुआ, कैसे किया गया, वो आगे के 114 ऑनवर्ड सेक्शन जो हैं वो बताते हैं। हालांकि ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ एक दो क्वेश्चंस इनमें आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ब्रॉडली, मैं दोबारा एक बार लास्टली आपको ये सारा का सारा जो एक बार ये पूरा का स्ट्रक्चर है इसका समझा देता हूँ, समझ में आना चाहिए। चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी है, इसके बाद चैप्टर नंबर 2 था, अब चैप्टर नंबर 2 के बाद चैप्टर नंबर होता क्या, चैप्टर नंबर 3 आता। ठीक है, ये करेक्ट सीक्वेंस थी 1947 एक्ट के हिसाब से, लेकिन क्या किया, 1994 एक्ट आई और उसने इसका सिस्टम जो है जो भी आपका स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा चेंज किया, और इसमें 2A, सेक्शन 2A ऐड कर दिया, और बीच में कहीं ग्राम पंचायत को इसमें इंसर्ट कर दिया। तो क्या है, आपकी सीक्वेंस जो है टूट गई। आप ग्राम सभा के बाद फिर ग्राम पंचायत पढ़ने लगे, और ग्राम पंचायत के बाद फिर आप ग्राम सभा पढ़ने लगे। इस तरीके की सीक्वेंस के बीच में टूट गई। और इसी अमेंडमेंट ने क्या किया, एक चैप्टर नंबर 3A भी ऐड कर दिया, और जो अमेंडमेंट जो 1994 में ये अमेंडमेंट किया, तो उससे क्या आपका ये चैप्टर नंबर 3A भी ऐड हो गया। तो इससे थोड़े बहुत कंफ्यूजन्स हुए, जो हम लोग जो है
थोड़ा समझेंगे तो वो क्या है आपका एनालाइज करेंगे तो वो दूर भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है दूर नहीं हो रहे। इसी के बाद चैप्टर नंबर 3 के बाद हम लोग अब समझते हैं कि यहाँ से चैप्टर नंबर 3 से क्या आपके ग्राम पंचायत चालू हो गया, कुछ इलेक्शंस के बारे में बात करी गई। फिर उसी के आगे जब इलेक्शंस के बाद कोई बन के आ गई ग्राम पंचायत तो उसकी पावर, ड्यूटीज एंड फंक्शंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी गई चैप्टर 4 में, तो वो भी ग्राम पंचायत से रिलेटेड थी। के आगे कुछ चीज़ें जो छूट गई थी आपकी ग्राम पंचायत से संबंधित, वो चैप्टर नंबर 5 में बात करी गई। तो ये तीनों चैप्टर करीबन ग्राम पंचायत के बारे में ही सारा बात करते हैं। इसी के बाद एक क्या है, ग्राम पंचायत के अंदर से ही निकलती हुई एक बॉडी है जो कि जुडिशियल बॉडी है, वो चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस करी गई। और उसी के सारे आपके प्रोसीजर्स, उसी के सारी आपकी पावर्स वगैरह वगैरह वो सारी इसी एक चैप्टर में सारी की सारी डाल दी गई। इसके लिए फिर इसके बाद कोई चैप्टर नहीं दिया गया जैसे कि ग्राम पंचायत में दिया गया। इसी में फिर क्या कहा गया कि भाई एक्सटर्नल कंट्रोल, ये एक्सटर्नल कंट्रोल, ये जो सारी बॉडीज हैं इनके ऊपर क्या कौन कंट्रोल करेगा, चाहे ग्राम सभा हो चाहे ग्राम पंचायत हो, ठीक है, तो इनके ऊपर कंट्रोल कौन करेगा, तो वही बता दिया कि हाँ इनके ऊपर एक बॉस टाइप बैठा हुआ है, वो है स्टेट गवर्नमेंट। ये चैप्टर नंबर 7 में दे दिया गया, ठीक है। और फिर क्या आपके बाद कुछ पेनल्टीज एंड प्रोसीजर्स की बात करी गई। तो ये पेनल्टीज एंड प्रोसीजर ये कोई जुडिशियल पेनल्टी एंड प्रोसीजर्स नहीं है। जुडिशरी में मतलब जुडिशियल डिसीजंस में जो पेनल्टी एंड प्रोसीजर्स की बात करी गई ऐसे नहीं है, ये जुडिशियल डिसीजंस नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा ये ग्राम पंचायत से रिलेटेड है, तो ये क्या है, एग्जीक्यूटिव पेनल्टीज एंड प्रोसीजर्स की बात कर रहा है जो यहाँ पे अलग से बता रखी है, ठीक है। तो ये बचा हुआ, ये आखिरी बचा हुआ जो थोड़ा बहुत बच गया था पोर्शन ग्राम पंचायत का, वो यहाँ पे बता दिया गया, ठीक है। और लास्ट चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर 9, वो रूल्स बाय लॉज और ये सब बता दिया गया कि ये अगर वर्किंग जो करी जाएगी, जो वर्किंग इसकी करी जाएगी ग्राम पंचायत में जो वर्किंग होगी वो उसको क्या है, ये एक्ट तो बना दी गई है, उसको और फैसिलिटेट स्मूथ करने के लिए रूल्स बाय लॉज वगैरह वगैरह बनाए जा सकते हैं। और वो कौन बनाएगा, वो ये सब लोग बनाएंगे जो इसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो ये ऐसे चैप्टर ना पूरे हमारे 9 के 9 पूरे हो जाते हैं और हमको थोड़ा स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है, जिसके बाद अब हम लोग एक्ट के पर्टिकुलर प्रोविजंस पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोगों ने इसको, जैसे हमने स्ट्रक्चर समझा था, क्या उसी के बिल्कुल अनुरूप क्या उसी के बिल्कुल तरीके से जो है क्या ये एक्ट चल रही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।